अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है एस्थमा। पल्मों की डिजीज़ हम लोग पढ़े थे, उसमें हमारे पास जो टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा हम देखेंगे कि एस्थमा क्या होता है। ये डेविडसन से एस्थमा का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। एस्थमा क्या होता है? एस्थमा दमे की बीमारी आप सबने सुनी होगी, ठीक है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। पेशेंट आपके पास जब आता है तो वो कहता है कि उसको मतलब कि उसको सांस ठीक तरीके से नहीं आ रहा, सांस उखड़ के आ रहा है, या फिर उसको सीटी की आवाज़ आती है, या खांसी बड़ी होती है, दिन के टाइम बड़ा उसको वर्सन होता है ये इशू, या फिर रात के टाइम। इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आपका पेशेंट आपके पास आएगा। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या इसके जो है वो फीचर्स हैं, क्या कैसे इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्या इसकी मैनेजमेंट है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एस्थमा जो है ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अच्छा, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो है, किस चीज़ की डिजीज़ है? ये एयरवेज़ की डिजीज़ है, एयरवे की। और कौन से एयरवे? जो हमारे स्मॉलर एयरवे होती हैं। हमारा ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो है वो जब ब्रोंकस की डिवीजन होती है उसके बाद जो है वो आगे ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई, और एल्वेलाई के अराउंड जो है वो सारी ब्लड सप्लाई होती है। अब हमारे जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, वो होती है एस्थमा की डिज़ीज़ में। एस्थमा की डिज़ीज़ में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हमारे जो एयरवे होती है वो नैरो हो जाते हैं। लाइक ये हमारे पास अगर ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई की जो वाल है उसके अंदर ये यहाँ पे म्यूकस होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, म्यूकस होता है। ये जो उसकी इनर लाइनिंग है, ये जो ल्यूमन वाला जो उसका एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो मसल क्या कर जाते हैं? मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, और जो होते हैं ना कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, और म्यूकस की प्रोडक्शन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ल्यूमन जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जब एयर बाहर से पेशेंट जो है वो जब वो इंस्पायर करेगा या एक्सपायर करेगा, तो क्या होगा कि उसकी जो एयर है जब आएगी तो वो इसकी वॉल्स के साथ जो है आके स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, जिसकी वजह से विजलिंग साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होगी। एक्सपायरेशन में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिटेन होना शुरू हो जाएगी। जब आप एक्सरे कराओगे तो एक्सरे के अंदर आपको लोबार्ड कोलैप्स मिलेगा देखने को, ठीक है। इस तरीके से जो है वो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है ना उसके एयरवे, उसमें आपको एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, लाइक हम लोग हैं, तो हम किसी भी परफ्यूम को स्मेल करेंगे या कोई भी स्मेल करेंगे तो हमारे एयरवे उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जिस तरीके से एक एस्थमेटिक पेशेंट के करेंगे। वो हाइपर रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। वो कोई भी परफ्यूम है, अगर वो उससे एलर्जिक है, उसके एयरवे उसको ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे, वो जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से उसको जो है वो डिस्निया वगैरह इस तरह के इश्यूज़ फेस करना पड़ेंगे। उसमें विजिंग होगी, ठीक है। विजिंग मतलब सीटी की आवाज़ आती है जब पेशेंट जो है वो सांस ले रहा होता है, या फिर ब्रेथलेसनेस होता है। फिर उसके बाद जो है वो चेस्ट टाइटनेस या फिर कफिंग। क्या होता है कि एस्थमा और सीओपीडी वाला जो पेशेंट होता है उसमें कभी भी वो पेशेंट जो है वो फीवर की कंप्लेन के साथ नहीं आपके पास आता। फीवर होता है ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट के अंदर, और निमोनिया की जब आप हिस्ट्री लोगे तो उसके अंदर आपके पास जो टीबी वाला पेशेंट होता है ना, जब आप पल्मों की वार्ड्स पे जाते हैं वहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, जब वो आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, आप पूछते हैं, वो बताता है कि उसको फ़ीवर हुआ था, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में कि वो फ़ीवर के साथ आया। पूछते हैं कितने टाइम पहले आपको फ़ीवर हुआ था, तो वो फ़ीवर का फिर आप पूछते हैं दिन के वक्त ज़्यादा होता है, रात के वक्त ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसमें जो है वो कुछ घंटों के बाद फ़ीवर उसको हो रहा होता है, वो यूजुअली जो है वो शाम के टाइम ज़्यादा हो रहा होता है। निमोनिया वाले पेशेंट के अंदर भी फ़ीवर होता है, लेकिन जो सीओपीडी का उसका एस्थमा का पेशेंट होता है ना, उसके अंदर जो है वो फीवर की कंप्लेन नहीं होती, उसमें कफ होती है। उसके बाद जो है वो
उसमें कफ होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग होती है। और वो किस वजह से होती है? क्योंकि एयरवे जो है उसका वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर गया है, उसको एक्सचेंज करने में, गैसेस जो है उसको पास करने में, उसको बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी चेस्ट टाइटनेस होगी, ठीक है, उसको वज़न सा फील होगा अपने सीने पे। उसके बाद जो है वो ये ज़्यादातर किन लोगों में होती है? ये हर एज ग्रुप के लोगों में होती है। मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चों के अंदर होगी या बूढ़ों के अंदर होगी, ये इफ़ेक्ट करती है ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद ये किस टाइम पे ज़्यादा होती है? ये मोस्टली जो है वो या तो अर्ली मॉर्निंग बड़ी ज़्यादा होती है, या फिर ये हो रही होती है नाइट टाइम पे, ठीक है, नाइट टाइम पे। उसके बाद जो है वो इसमें जो एस्थमेटिक पीपल होते हैं उनको एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द लंग, सॉरी, ठीक है। उसके लेकिन ये जो है ना एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे है? जब आप ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ करते हो तो उससे ये आपकी ठीक हो सकती है। आप ब्रोंकोडाइलेटर्स कौन सी होती हैं? शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स होती हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं जिनको साबा और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक जो होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स होती हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट एक्टिंग में आपके पास जो है वो कौन कौन सी आ जाती है? एल्ब्यूटारोल आ जाती है, साल्ब्यूटामोल आ जाती है, लेवलब्यूटारोल आ जाती है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फार्मेट्रोल आ जाती है, साल्मेट्रोल आ जाती है, ठीक है। ये वाली आप पेशेंट को दे रहे होते हो ब्रोंकोडाइलेटर्स, इससे फिर आपकी रिवर्सिबल हो जाएगी ये डिज़ीज़। कितनी रिवर्सिबल होती है ये सारे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद जो एस्थमा है ये एक लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ठीक है, क्रोनिक लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ठीक है। हमने एस्थमा के बारे में अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एस्थमा क्या होता है। एस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ये हमारे स्मॉलर एयरवेज जो होती हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हम ब्रोंकोडाइलेटर्स लेते हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स को जाकर रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ये रिवर्सिबल हो जाती है। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं, जब वो हाइपर रिस्पॉन्ड करेंगे उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होगी, वीजिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस और कफिंग होगी। उसके बाद जो है वो टीबी और जो निमोनिया का पेशेंट है वो आपके पास फीवर की कंप्लेंट के साथ आता है, और ये इफ़ेक्ट करता है हर एज ग्रुप के लोगों को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और ये अर्ली मॉर्निंग और एट नाइट टाइम जो है वो ज़्यादातर एस्थमा की कंप्लेन होती है। इसके अलावा इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है विद इन दी लंग, और ये रिवर्सिबल डिजीज़ है। ये शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग के साथ जो है वो ठीक हो सकती है। उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशन है। कौन कौन सी इसकी कॉजेज़ है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जो एस्थमा है इसको ट्रिगर करती है, ठीक है। तो इसकी कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसकी कॉजेज़ में जो मोस्ट कॉमन है वो एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस में भी कुछ इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, क्लासिक, इन्फेक्शियस और एक होती है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल। क्लासिक में बेसिकली एलर्जेंस वगैरह आ जाते हैं, इन्फेक्शंस में पोलन्स वगैरह आ जाते हैं। अब एलर्जेंस डिफरेंट हो सकते हैं, परफ्यूम्स वगैरह और हाउस डस्ट माइट्स वगैरह। इन्फेक्शंस में पोलन्स वगैरह। फार्माकोलॉजिकल में कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एनसिड्स है, एस्पिरिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, उनसे भी पेशेंट जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। और इसके अलावा माइक्रो एलर्जेंस इसकी कॉज हो जाएगी, या फिर माइक्रोबियल एक्सपोजर कह सकते हैं आप, या फिर डाइट वगैरह, कुछ ऐसी डाइट होती हैं कि उनसे पेशेंट जो है वो एलर्जिक होता है, उसकी वजह से उसका एस्थमा वर्सन हो सकता है, या वाइटामिन्स वगैरह की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, या फिर टोबैको स्मोक, ठीक, या एयर पोल्यूशन, ओबेसिटी वगैरह, या कुछ जो ड्रग्स मैंने आपको बताई एस्पिरिन और एनसिड्स वगैरह, ये भी एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी जो है वो पैथोफिजियो। इसकी क्या पैथोफिजियो होती है? पैथोफिजियोलॉजी में हाँ मैंने बताया सबसे पहले कि एयरवे जो है वो एस्थमेटिक जो पर्सन है उसके एयरवे जो होती है वो हाइपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइपर एयरवे जो होते हैं वो हाइपर रिएक्टिविटी शो कर रहे होते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से उसके एयरवे नैरो हो जाते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है और ब्रेथलेसनेस ये वाले इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब एस्थमा जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक एटोपी एस्थमा की टाइप है और एक नॉन एटोपी। एटोपी में क्या होता है कि जो एस्थमा जो है वो आपका एलर्जेंस वगैरह की वजह से होता है, ठीक है, उसको एटोपी का एस्थमा कहते हैं। और ये इसके पास प्रोपेंसिटी होती है प्रोड्यूस करने की आईजीई, ठीक है, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है कि जब कोई भी एलर्जन है, ठीक है, उस एलर्जन को आपने इनहेल कर लिया, वो आपके ट्रैकिया तक गया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल लेवल तक, ब्रोंक्यूलर लेवल तक जब गया, वहाँ पे आगे लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजिस थी, मैक्रोफेजिस जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मैक्रोफेजिस उन्होंने क्या किया आगे के CD4 T सेल जो थे, CD4 सेल जो थे आपके लिम्फ के अंदर, उनको जाके स्टिमुलेट किया। उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने टाइप 2 जो हेल्पर सेल थे ना, उन्होंने जाके उनको एक्टिवेट किया, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। उसने जाके आगे क्या किया, उसने साइटोकाइंस को रिलीज़ किया। और साइटोकाइंस में हमारे पास कौन कौन से थे, इंटरल्यूकन 3, 4, इसके बाद इंटरल्यूकन 5, इंटरल्यूकन 13। इंटरल्यूकन 3, 4 इसने जाके बीटा सेल जो थे उनको स्टिमुलेट किया। और उसने आगे प्लाज्मा सेल ने क्या किया, उसने आगे आईजीई एंटीबॉडी बनाई। और आईजीई एंटीबॉडी ने क्या किया कि जब कोई भी आपका एलर्जन, आपको पता है कि एलर्जन या कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आता है तो उसके रिस्पांस में एंटीबॉडी बनती है। और जो मैस्ट सेल होती हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मैस्ट सेल जो है वो उसके ऊपर होंगे रिसेप्टर FC, ठीक है, उनके साथ जाके हमारी आईजीई एंटीबॉडी जो बनी है, जो इंटरल्यूकन 3, 4 ने बनाई है, वो जाके उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है एलर्जन का तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब री एक्सपोजर होता है तब आईजी एंटीबॉडी तैयार होकर मैस्ट सेल के ऊपर बैठी हुई है कि जब सेकंड टाइम एलर्जन आएगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। अब सेकंड टाइम एलर्जन आया, मैस्ट सेल आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो जब एलर्जन सेकंड टाइम एक्सपोज होगा आईजी एंटीबॉडी के साथ तो वो क्या होगी, मैस्ट सेल की डीग्रैनुलेशन होगी। जब डीग्रैनुलेशन होगी तो इसमें से बहुत सारे जो मीडिएटर्स हैं वो रिलीज़ होंगे, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके अलावा हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, एजिनोफिल्स, ठीक है। जब आप CBC वगैरह कराते हैं उसमें भी आपको एजिनोफिल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, इसका काउंट राइज करेगा, एजिनोफिलिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके जब ये मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, इन्होंने क्या कराना है, इन्होंने आगे ब्रोंकोस्पाज्म कराना है, इन्फ्लेमेशन करानी है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन करानी है, ब्रोंकोस्पाज्म कराना है। इस तरीके से एयरवे नैरो हो जाएगी और आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक। इसके बाद जो है वो हमारे पास इंटरल्यूकन 5 होता है, इसने भी म्यूकस की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना होता है। इंटरल्यूकन 13 का पता नहीं मैस्ट सेल को इफेक्ट करता है, इस तरह से था कोई, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। उसके बाद जो है हमारे पास ये सारे मीडिएटर्स थे जिन्होंने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराई, इन्फ्लेमेशन कराई। इसके अलावा ये तो एलर्जन से एस्थमा इंड्यूस हो रहा था, एनसीड से एस्थमा जो है वो कैसे इंड्यूस होता है, एनसीड इंड्यूस एस्थमा कैसा होता है, ठीक, एनसीड इंड्यूस एस्थमा। अच्छा, एनसीड इंड्यूस एस्थमा में क्या होता है कि एनसीड्स में कौन कौन सी आ जाती है, एस्प्रीन वगैरह ही आ जाती है, सेलिकॉक्सिब वगैरह। एस्प्रीन ये क्या करती है, फॉर एग्जांपल एस्प्रीन है, इसने जाके क्या करना है, इसने कॉक्स, इसको इनहिबिट करना होता है ना, जब इसको इनहिबिट किया तो लाइपोक्सिजनेस पाथवे होगा, वो एक्टिवेट होगा। इसने क्या करना है कि इसने आपका जो एरिथ्रोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है उसको भी शंट ऑफ करना है, जिसकी वजह से थ्रू दी लाइपोक्सिजनेस पाथवे। और इसने लाइपोक्सिजनेस पाथवे के थ्रू क्या होगा कि एस्थमोजेनिक जो सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स होंगे ना वो प्रोड्यूस होंगे, एस्थमोजेनिक सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स। जब ये प्रोड्यूस होंगे तो फिर इन्होंने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करनी है, इन्फ्लेमेशन होगी और इसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होगा और एस्थमा वर्सन होगा। उसके बाद एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा होता है। एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा जो है उसमें क्या होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा बेसिकली जो है वो हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है। इसमें हाइपर वेंटिलेशन होगी
हाइपर वेंटिलेशन होगी और आपका जो रेस्पिरेटरी मिकोजा है उसकी जो पेरीसेलुलर लाइनिंग होगी वहाँ से फ्लूइड लॉस होगा। ये फ्लूइड लॉस होना जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स क्रोनिक जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, जब आप उनको उन सेल्स को इन्फ्लेमेटरी सेल्स को जब आप इनहेल करोगे उसकी वजह से परसिस्टेंट एस्थमा होगा और आपके पास कीमोकाइंस और साइटोकाइंस ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होंगे जिसकी वजह से एस्थमा वर्सन होगा। उसके बाद आप किस तरीके से आपके पास स्पूटम सैंपल जो होता है ना, थ्रू दी स्पूटम सैंपल के थ्रू आप अपने एस्थमा को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें आपको इओजिनोफिल्स मिलेंगे। इजिनोफिलिया से भी आप कर सकते हो, या फिर न्यूट्रोफिल जो है उसकी वो आपको देखने को मिलेंगे। और स्वेरिटी और क्रोनिसिटी ऑफ डिजीज़ को आप कैसे देख सकते हो, एयरवे रिमॉडलिंग से, ठीक है। एयरवे रिमॉडलिंग से आपको उसकी स्वेरिटी का, उसकी क्रोनिसिटी का पता चलेगा कि आपके जो पेशेंट की जो एयरवेज होती है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से उसमें फिब्रोसिस हो जाती है एयरवे वाल्व की और वो नैरो होना शुरू हो जाती है। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी थी। हमने उसमें एलर्जन से कैसे एस्थमा इंड्यूस होता है वो देखा, एनसिड से किस तरीके से होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा में क्या होता है, स्पूटम से हम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी। अब ये है कि उसको एस्थमा को असेस किस तरीके से हम करेंगे, इनिशियली उसको किस तरीके से उसकी असेसमेंट किस तरीके से करेंगे वो देखना है हमने। असेसमेंट के लिए सबसे पहले तो हमने पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना होता है। इनिशियल जो आपने उसकी असेसमेंट करनी है ना, असेसमेंट में कॉन्शियस लेवल पेशेंट का चेक करना है कि वो आपकी कमांड जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो आप उसका कॉन्शियस लेवल करते हैं कौन से स्केल के थ्रू, जीसीएस स्केल के थ्रू करते हैं। कॉन्शियस लेवल में आपने देखना है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी कमांड को या नहीं कर रहा है, या उसकी एबिलिटी टू कफ चेक करनी है, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके अलावा आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन के थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हो कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी तो आपकी जो पेरिफ्री है वो वार्म अप होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो पल्स है वो बाउंडिंग पल्स होगी, ठीक है, ट्रेमर वगैरह आएंगे आपको। उसके अलावा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से आप असेस कर सकते हो। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से किस तरीके से चेक कर सकते हो कि जब अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी तो फिर वीजिंग होगी, ठीक है, और पेशेंट प्रोलॉन्ग एक्सपायर करेगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगी आपके लंग्स की, आपको हेपेटोमेगाली देखने को मिलेगी, एसाइटिस वगैरह, या फिर आपके पर्स लिप्स होंगे। पर्स लिप्स कैसे होती हैं, जैसे सीटी के लिए नहीं क्लोज करते लिप्स, वैसे ही दोनों लिप्स जो है वो टाइटली क्लोज होंगे। या फिर पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा, आपका जुगुलर वीनस प्रेशर जो है वो भी राइज कर जाएगा। इनिशियली जेवीपी जो है वो राइज किया होगा। इसके अलावा बैकग्राउंड फंक्शनल स्टेटस से आप चेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड फंक्शनल स्टेटस जो है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज ऑफ प्रेसिपिटेटिंग साइंस हैं या फिर उसकी जो अंडरलाइन कॉज है उससे भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिकली हम एबीजीज कराते होते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, असेसमेंट को, उसको इन्वेस्टिगेशन को।